जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मद्यनिषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो देखिए, जनगणना के बारे में हमने आपको काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में बताया है। भारत में प्रथम जनगणना कब होती है? तो याद रखिएगा 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो याद रखिएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 10 के आधार पर पूछे यानी कि नियमित जनगणना तो 1881 में होती है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? चलिए आंसर कीजिए, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था और कब किया था, यह भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1947 में किया था। किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सर सिरिल रेडक्लिफ ने। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। आगे देखिए, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, याद रखिएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट कौन थे? तो याद रखिएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। कालिदास की बात करें तो ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है विशाख दत्त। याद रखिएगा। कलहन की कौन सी पुस्तक है? तो राज तरंगिणी। पूछा जाता है राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो ये कलहन की पुस्तक है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने सहयोग दिया था। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और आज़ादी के समय पूछे तो क्लीमेंट एटली। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। याद रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, जबकि वर्धमान महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। याद रखना है। बोध गया की बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। और महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर कीजिए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? राजगिरी या ग्रीवरज। ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। याद रखना है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए आपको याद होगा नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद। यहाँ पे लिख देते हैं घनानंद। ये नंद वंश का आखिरी शासक था। और नंद वंश के बाद आता है कौन? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक था। और वृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और इसके पश्चात मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए अलग से हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन होता है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो याद रखिएगा सही जवाब है तक्षशिला। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान समय में तक्षशिला कहाँ पर है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताएंगे। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे लेकिन एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया। कौन सा? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और संपत्ति के अधिकार को अब रखा गया है अनुच्छेद 300A में। और इसे कब हटाया गया था? तो 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ था। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और भाग की बात करें तो भाग 3। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है?
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी अमोनिया। ये एक प्रकार का यौगिक है। पीलिया किस अंग का रोग है? चलिए आंसर कीजिए, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है यकृत। और पीलिया जो होता है ये किसके कारण होता है? तो जीवाणु, याद रखेंगे ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है पीलिया। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? देखिए संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 108 में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अनुच्छेद 108 में। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? चलिए आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लीजिए। उप प्रधानमंत्री। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चलिए आप सभी 19 के लिए आंसर बताएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखिएगा निर्धारित नहीं किया गया है। सही जवाब है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाता है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। 35 वर्ष की उम्र सीमा जो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। चलिए 20 के लिए आंसर कीजिए। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? चलिए आप सभी 21 के लिए आंसर बताएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा राज्य सरकार। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है राज्य सरकार। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? चलिए आप सभी 22 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बताया था आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद ने याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? देखिए दोस्तों मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। कहाँ हुआ था? तो केरल के मालाबार तट पर। और ये किसका परिणाम था? तो याद रखिएगा ये खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह सयानी। इन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। और इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिएगा हिमनद, ये जल प्रदूषक नहीं है। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसका पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो गेट, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताएंगे। सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। भारत में पूछे सिलिकॉन वैली तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है सिलिकॉन वैली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। NGT की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 2010 में। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 30 के लिए आंसर कीजिए। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे फोटोन कहा जाता है। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है अनुप्रस्थ तरंग, याद रखिएगा। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है, जबकि ध्वनि तरंग की बात करें तो अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइगेंस के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? हाइगेंस के द्वारा। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो देखिए आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया गया था। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा। और इन्होंने 1506 ईस्वी में आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये किस धर्म से संबंधित है? आपको ये भी ध्यान रखना है, त्रिरत्न सिद्धांत में क्या क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, और ये संबंधित है जैन धर्म से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, जैन धर्म। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित कब किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षरित किया गया था। कब? तो 1932 में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था।
यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, गांधी जी एवं अंबेडकर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? चलिए आंसर कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल से। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पे सही आंसर है बी ऑप्शन, तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। और देखिए डूरंड रेखा जो है ये पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन अब डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोस्तों कोडाई कनाल ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? सही जवाब है पालनी पहाड़ी पर, याद रखना है। और देखिए नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा पूछा जाता है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का दक्षिणतम नोक क्या है? देखिए यहाँ पे मुख्य भूमिका नहीं पूछा गया है। अगर मुख्य भूमिका पूछा जाता तो ये वाला हिस्सा जो है नीचे इसको बोला जाता है कैप केमोरिन। तो यहाँ पे दक्षिणतम नोक पूछा जा रहा है जो कि इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ है? तो निकोबार आइलैंड में। तो सही जवाब होगा हमारा सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो क्या है? कैप केमोरिन। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो ये कब बना? 26 जनवरी 1950 को। सही जवाब है सी ऑप्शन। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? यानी कि विश्व में लिखित संविधान सबसे बड़ा किस देश का है? अगर पहला लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा संविधान और लिखित पूछे तो अपना भारत का है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा, इसको मार्क करके रखिए। देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? सही जवाब है अनुच्छेद 44 में। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। और ये किसकी अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को। मूल कर्तव्य अभी वर्तमान में 11 है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को ट्रेजरी बिल कहा जाता है। आगे देखिए इको मार्क चिन्ह
किससे संबंधित है? तो दोस्तों इको मार्क चिन्ह जो है ये संबंधित है, याद रखिएगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? चलिए 50 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? तो व्यापार, यह राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,